Hi everyone, welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and today I'll be discussing the topic regeneration. So स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि रीजेनरेशन बेसिकली है क्या. सो रीजेनरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द रिप्लेसमेंट और द रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट और सिवियर्ड बॉडी पार्ट्स बाय सम ऑर्गेनिजम्स. अब हम लोगों ने अपने घर में एक बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिज्म देखा होगा जिसे हम लिजर्ड कहते हैं, राइट. सो लिजर्ड में कभी कभी हम लोग कोई ऐसी लिजर्ड देखते हैं जिसकी जो टेल है वो रिमूव हो गई होती है या टूट गई होती है. बट कुछ टाइम के बाद अगर हम उसी लिजर्ड को देखेंगे तो उस लिजर्ड की टेल वापस आ जाती है. सो दैट लिजर्ड इज एन ऑर्गेनिज्म और दैट हैज़ द एबिलिटी टू रिप्लेस और रिस्टोर. उसका जो भी लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो उसे रिस्टोर कर सकता है. सो ये जो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की टू रीजनरेट, इट्स कॉम्पोनेंट इट वेरीज ग्रेटली. हर एक एनिमल की जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या है? अगर एक सेल जो है उसने अभी तक कोई एक फेट को गेन नहीं किया है, बट अगर वो एक फेट को गेन कर ले, एक फंक्शन को गेन कर ले, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. सेकेंड इज डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन मतलब कि एक सेल जो है वो रिवर्स में ग्रो करना स्टार्ट कर दे. रिवर्स में इन अ सेंस एक पार्शली या टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेज पे एक सेल है और वो रिवर्स फॉर्म में चला जाए. दैट मीन्स एक लेस डिफरेंशिएटेड स्टेज पे चला जाए या अपना फंक्शन लूज कर दे, तो उसे हम लोग डी डिफरेंशिएशन कहेंगे. री डिफरेंशिएशन मतलब डी डिफरेंशिएशन के बाद अगर सेल वापस से अपना फेट गेन कर ले या फंक्शन को गेन कर ले, उस टाइम पर हम उस सेल को कहेंगे इट इज़ अ री डिफरेंशिएटेड सेल. सो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी. डिफरेंशिएशन इज द नॉर्मल प्रोसेस बाय विच a less specialized cell develops or matures to become more distinct in form and function. Dedifferentiation can be defined as a cellular process by which cells grow in reverse from a partially or terminally differentiated stage to a less differentiated stage within their own lineage. And redifferentiation, it is the process of maturing of the dedifferentiated cells to perform specific functions and lose their capacity to divide again. Types of regeneration. Basically, चार types of regenerations have been identified. और सबसे पहला उसमें है स्टेम सेल मेडिएटेड रीजेनरेशन. हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस रीजेनरेशन में स्टेम सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है. सो ये उस टाइप की रीजेनरेशन है जहाँ पर स्टेम सेल्स जो है वो अलाउ करता है एक ऑर्गेनिज्म को टू रीस्टोर इट्स ऑर्गन्स और टिश्यूज, राइट. सो एग्जाम्पल क्या है इसकी? हमारा हेयर शाफ्ट. सो फॉलिक्यूलर स्टेम सेल्स इन द हेयर बल्ज कैन रिन्यू हेयर शाफ्ट्स. और दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होता है और कंटिन्यूसली ब्लड सेल्स को रिप्लेस करता रहता है. सो सेकेंड टाइप इज एपीमॉर्फोसिस. अब हम एक इंडिविजुअल का या एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं. अगर उस ऑर्गेनिज्म में उसका लिम्ब जो है वो लॉस हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो वूंड फॉर्मेशन होगा, वहाँ के जो सेल्स हैं दे विल डी डिफरेंशिएट, राइट, एंड दे विल फॉर्म अ मास ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टीमा. एंड जब वो एक लिम्ब को रीजनरेट कर लेंगे तो वही सेल्स जो हैं वापस से रीडिफरेंशिएट करेंगे. और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है एम्फीबियन लिम्ब्स, राइट. नेक्स्ट आता है मॉर्फोलेक्सिस. मॉर्फोलेक्सिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रीपैटर्निंग, राइट. जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ हैं उसका जब रीपैटर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, वहाँ पर उस टाइम पर हम लोग उसे कहेंगे मॉर्फोलेक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन. एंड दिस इज सीन इन हाइड्रा. The fourth and the last one is the compensatory regeneration. So compensatory regeneration basically बहुत सारे human organs में देखा गया है. जब उनमें कुछ डैमेज हो जाए या उसका कुछ पार्ट रिमूव हो जाए या उसका कुछ पार्ट जो है वो फंक्शन करना बंद कर दे, तो वहाँ पर बहुत कॉमनली कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन देखा गया है. सो वन बाय वन अब हम इनको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेमेलियन लिवर. लिवर में क्या होता है कि अगर किसी को कुछ लिवर में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए,
तो हम लोग लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, जहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ द लिवर इज़ रिमूव्ड एंड इट इज़ ट्रांसप्लांटेड टू द पेशेंट। सो जिसमें से या फिर जब जो डोनर है उसके लिवर में क्या होगा, वहाँ पर कॉम्पनसेटरी रीजेनरेशन होगा। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ लिवर रिमूव्ड विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लिवर रीजेनरेटेड, राइट। और ये किसकी वजह से होगा, जो लिवर के एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ है उनमें प्रोलिफरेशन देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कोई भी रीजेनरेशन ब्लास्टिमा फॉर्म नहीं होगा। दैट मीन्स कोई जो लिवर के सेल्स हैं वो अपना फंक्शन लूज़ करके डी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे और वापस से रीडिफ्रेंशिएशन शो नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वही अपने आप को प्रोलिफरेट करेंगे या फिर अपने आप को कॉम्पनसेट करेंगे, सो दैट जो लिवर का फंक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो द नेक्स्ट टाइप इज़ एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है, दैट इज़ लिम्ब जनरेशन इन सैलमेंडर, राइट। एंड एपीमॉर्फोसिस में हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पर सेल्स जो हैं वो डी डिफ्रेंशिएट होंगे और एक ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होगा एंड देन अगेन सेल्स जो हैं वो रीडिफ्रेंशिएट करेंगे। सो हम लोग देखते हैं कि सैलमेंडर में लिम्ब का रीजेनरेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर एक सैलमेंडर का लिम्ब हम लोग एम्प्यूटेट कर दें तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक वूंड एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ बीनीथ दैट वूंड एपिडर्मिस क्या होगा, सबसे पहले डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा ईसीएम का। दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे ही ईसीएम डिग्रेड होगा जो सेल्स हैं दे विल बी लिबरेटेड इन सिंगल फॉर्म एंड वही सेल्स जो हैं they will undergo de-differentiation, right? Now the next step will be the down regulation of two genes, that is MRF4 and MYF5 genes। और एक बहुत ही important जीन दैट इज MSX1 जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और इस जीन का जो एक्सप्रेशन है इट इज़ एसोसिएटेड with the proliferating progress zone mesenchyme of the embryonic limb। नाउ वूंड एपिडर्मिस जो है कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा और उस थिकन वूंड एपिडर्मिस को अब हम लोग कहेंगे एपिकल एपिडर्मल कैप, दैट इज AEC। नाउ AEC दैट इज एपिकल एपिडर्मल कैप का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है ब्लास्टिमा के ग्रोथ को बाय सिक्रीटिंग FGF8 इन द प्रेजेंस ऑफ नर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्व्स की प्रेजेंस में लिम्ब का रीजनरेशन होता है, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंटली नर्व्स को उस जगह से रिमूव कर दिया जाए तो देखा गया था कि लिम्ब का रीजनरेशन रुक गया, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी दी रीडिफ्रेंशिएशन ऑफ द डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। दैट मीन्स अगेन वो जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स थे वो अपना फंक्शन रिगेन करेंगे एंड फाइनली लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस जो है इसमें हम लोगों ने पढ़ा था रीपैटर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यूज, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रीपैटर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यूज। और मॉर्फोलेक्सिस जो है वो हाइड्रा के केस में और ज़ीब्रा फिश हार्ट के केस में देखा गया है। अब हम लोग हाइड्रा को डिटेल में देखेंगे। हाइड्रा जो है उसके पास एक रेडियली सिमेट्रिक बॉडी होती है जिसके पास एक हेड होता है जो कि डिस्टल पार्ट में है एंड एक फुट है जो कि प्रॉक्सिमल एंड पे है। हेड के पास एक रीजन होता है जिसे हम हाइपोस्टोम रीजन कहते हैं एंड हाइपोस्टोम रीजन कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड अ रिंग ऑफ टेंटिकल्स। और जो हमारा फुट रीजन है वहाँ पर एक बेजल डिस्क प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है हाइड्रा को अटैचमेंट पे ऑन द सॉलिड बेस। एज वी कैन सी हेयर ये हेड रीजन है और यहाँ पर एक हाइपोस्टोम है जहाँ पर माउथ और टेंटिकल्स का रिंग प्रेजेंट होता है और ये फुट रीजन है जहाँ पर बेसल डिस्क प्रेजेंट है। ना हाइड्रा में रीजनरेशन स्टडी करने के लिए कुछ ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया था जहाँ पर दो हाइड्रास को लिया गया, हाइड्रा 1 जो कि डोनर की तरह एक्ट करेगा एंड हाइड्रा 2 जो कि होस्ट की तरह एक्ट करेगा। सबसे पहले ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट में डोनर में से हाइपोस्टोम को रिमूव किया गया और हाइड्रा टू के ट्रंक रीजन पे इम्प्लांट किया गया एंड कुछ टाइम के बाद देखा गया कि एक सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है विद एन एक्सटेंडेड हाइपोस्टोम रीजन, राइट। एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जो हमारा डोनर हाइड्रा था उसके बेजल डिस्क को लिया गया एंड उसे इम्प्लांट किया गया हाइड्रा 2 के ट्रंक रीजन पे एंड कुछ टाइम के बाद देखा गया कि वहाँ पर एक सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन तो हो रहा है बट विद एन एक्सटेंडेड बेजल डिस्क।
ना थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, हाइपोस्टोम एंड बेसल डिस्क दोनों को लिया गया एंड दोनों को इकट्ठे इम्प्लांट कर दिया गया सेकेंड हाइड्रा के ट्रंक रीजन पर। तो कुछ टाइम के बाद देखा गया हमारे पास 3 रिजल्ट थे। सबसे पहला रिजल्ट था वीक एपिकल इंडक्शन। इंडक्शन सेकेंडरी एक्सिस का इंडक्शन हुआ, लेकिन एक वीक एपिकल इंडक्शन हुआ। सेकंड में कोई भी इंडक्शन नहीं हुआ एंड थर्ड में इंडक्शन हुआ, लेकिन इट वाज वीक बेसल इंडक्शन। नाउ इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट विच इज हाईएस्ट एट द हाइपोस्टोम एंड अ फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट विच इज हाईएस्ट एट द बेसल डिस्क। दैट मीन्स कुछ ऐसा एक ग्रेडियंट प्रेजेंट है हेड रीजन में भी एंड फुट रीजन में भी, जिसकी वजह से जब हम लोग हाइपोस्टोम का इम्प्लांटेशन कर रहे थे तो वो हेड की एक्टिवेशन के लिए हेल्प कर रहा था। फिर हम लोग बेसल डिस्क का इम्प्लांटेशन कर रहे थे तो एक सेकेंडरी एक्सेस तो बन रहा था, लेकिन फुट रीजन से उसका ओरिजिन हो रहा था। The final type of regeneration is the stem cell mediated regeneration, and this type of regeneration is commonly seen in case of flatworms or planaria. सो इस रीजनरेशन को स्टडी करने के लिए भी कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया था। पहले क्या किया गया, एक फ्लैटवर्म को लिया और उसे बाइसेक्ट कर दिया गया एंड जो 2 पार्ट्स उसमें से बने, बोथ ऑफ दी पार्ट्स वर केपेबल ऑफ रीजनरेशन। सेकेंड में क्या किया गया, एक फ्लैटवर्म को लिया गया और उसे 2 जगह से कट कर दिया गया एंड उसके 3 पार्ट्स देखे गए और कुछ टाइम के बाद देखा गया तीनों पार्ट्स में से रीजनरेशन पॉसिबल थी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, फ्लैटवर्म लिया गया बट उसको मिडिल में से तो कट किया, लेकिन जो उसका जो मिडिल पीस था वो बहुत ही ज़्यादा नैरो था और वो नैरो पीस भी रीजनरेशन को शो कर रहा था, बट एक बहुत ही एबनॉर्मल सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हुआ था। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने देखा कि फ्लैटवर्म में रीजनरेशन जो है वो कुछ ऐसे सेट ऑफ सेल्स हैं जिनको क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट नाम दिया गया, और उन सेट ऑफ सेल्स की क्या प्रॉपर्टी थी, वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स थे। सो वी कैन से दैट regeneration in flatworm occurs via pluripotent stem cells called clonogenic neoblasts. These clonogenic neoblasts, they migrate to the wound site and helps in regeneration of the tissue. लेकिन अब कैसे पता चलेगा एंटीरियर पार्ट कौन सा बनेगा एंड पोस्टीरियर पार्ट कौन सा बनेगा? सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए वेंट बीटा कैटेनिन फंक्शन जो है उसका इन्वॉल्वमेंट देखा गया। अगर बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन होता है, वो पार्ट जो है वो टेल का फॉर्मेशन करता है, एंड अगर बीटा कैटेनिन जो है जिस पार्ट पे रिप्रेस होगा वहाँ पर हेड का फॉर्मेशन होगा। That's all for regeneration. I hope you'll find this video helpful. Thank you so much. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो do like, share and subscribe the channel. We'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.